शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 38वें नेशनल गेम्स से पहले बड़े बदलाव, बता दें आपको, बदले गए खेल एवं युवा कल्याण निदेशक, उन्हें चेंज कर दिया गया है और अब ये नई जिम्मेदारी, इस पद पर नई इनिंग आईएएस प्रशांत आर्य की शुरू हुई, उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड में इस तरह से 38वें नेशनल गेम्स से जुड़ी ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आईएएस अधिकारी प्रशांत आर्य को खेल निदेशक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, साथ ही उन्हें निदेशक युवा कल्याण भी बना दिया गया है। इससे पहले ये दोनों ही जिम्मेदारियां आईआरएस अधिकारी जितेंद्र सोनकर देख रहे थे, जिनसे ये दोनों जिम्मेदारियां वापस ले ली गई है और प्रशांत आर्य को, आईएएस अधिकारी है, तेज तर्रार अधिकारी है आईएएस ऑफिसर प्रशांत आर्य, उन्हें दे दी गई है। बता दें आपको, उत्तराखंड में आने वाले अगले 2 महीनों के बाद 38वें राष्ट्रीय खेलों के रूप में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होना है, ये कार्यक्रम होना है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड खेल विभाग पर है। खेल विभाग में मंत्री के रूप में जिम्मेदारी रेखा आर्या के पास, विशेष प्रमुख सेल सचिव के रूप में जिम्मेदारी अमित कुमार सिन्हा के पास और अब तक निदेशक की जिम्मेदारी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी जितेंद्र सोनकर के पास थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी प्रशांत आर्य को दे दी गई है। बात अगली बड़ी खबर की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कही, उसे और इम्प्रूव करने की बात की। उन्होंने बताया, गढ़वाल लोकसभा में जल्द ही 3 मिनी स्टेडियम्स भी खुलने जा रहे हैं। इसके साथ ही कॉलेजेस में जिम्नेशियम बनाने की योजना है। अनिल बलूनी के मुताबिक गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 3 स्थानों पर मिनी स्टेडियम बनाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से बातचीत हुई है। उन्होंने अच्छी बात यह रही कि सहमति भी इस पर दे दी है, उनकी मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही गढ़वाल लोकसभा के कॉलेजों में केंद्र सरकार की सहायता से जिम्नेशियम खोले जाएंगे। अनिल बलूनी ने इस विषय पर मनसुख मांडविया से उनके कार्यालय में जाकर मुलाकात की, जहां उन्होंने गढ़वाल लोकसभा में मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव रखा, पूरी डिटेलिंग में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने कहा, गढ़वाल के युवा खेलों में काफ़ी रुचि रखते हैं, लेकिन खेलों की उचित व्यवस्था, वातावरण और इसके लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होने की वजह से बड़ी संख्या में जो युवा है वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। ऐसे में ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इसी दिशा में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की अनिल बलूनी ने और उसके बाद फिर काफ़ी खुशी खुशी उन्होंने ये खुशखबरी भी दी कि 3 मिनी स्टेडियम को मंजूरी मिल गई है और अब तेजी से इस दिशा में आगे काम किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मदरसा बोर्ड ने नई पहल की। इसके तहत अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकृत लगभग सभी मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब मदरसों में गूंजेंगे श्लोक, मंत्र से मंत्र मुग्ध होंगे मदरसे, उर्दू के साथ संस्कृत की पढ़ाई। देश में बदलाव की बयार चल रही है। देवभूमि में डबल इंजन की सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है। लगातार तरक्की के लिए धामी सरकार नए नए काम कर रही है, फिर वो चाहे बुनियादी ढांचा हो या फिर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा हो। धामी सरकार के राज में एक बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा जगत में एक ऐसा फैसला जो पूरे देश के लिए नजीर बनने वाला है। एक ऐसा फैसला जो नई क्रांति लिखेगा, मदरसों की नई इबारत लिखेगा। उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत के श्लोक भी गूंजते सुनाई देंगे, जिसे लेकर उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके अलावा मदरसों में अरबी भी पढ़ाई जाएगी। इसकी जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने दी है। मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि दोनों प्राचीन भाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कासमी ने कहा कि मदरसे को लेकर अब तक की धारणा खास तौर से एक अलग समुदाय की भाषा और कल्चर के तौर पर रखी जाती थी, लेकिन अब इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में बदलाव की हवा, मदरसों का दिखेगा नया रूप। संस्कृत विभाग से हो चुकी है चर्चा।
मदरसों में होगी संस्कृत की पढ़ाई। मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग से चर्चा। जल्द ही होगा एमओयू। रजिस्टर्ड मदरसों में संस्कृत का अध्ययन। अरबी के साथ संस्कृत का अध्ययन। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने बताया कि मदरसा बोर्ड की संस्कृत शिक्षा विभाग के साथ चर्चा हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाली नई पीढ़ी को उर्दू के साथ संस्कृत और अरबी जैसी प्राचीन भाषाओं का भी ज्ञान दिया जाएगा। कासमी ने कहा कि इससे नौजवान बच्चे दूसरे धर्म के लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। उन्होंने योग का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से योग किसी धर्म विशेष का नहीं है, योग सभी धर्मों को जोड़ता है, इस तरह से भाषाएं भी सभी धर्मों को जोड़ने का काम कर सकती हैं। मदरसों में संस्कृत की शिक्षा। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की बड़ी पहल। बच्चे श्लोक और मंत्र पढ़ते दिखाई देंगे। औपचारिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार। संस्कृत शिक्षा विभाग से हुई बात। जल्द ही किया जाएगा एमओयू। पहले चरण में आधुनिक मदरसों की संस्कृत की पढ़ाई। उत्तराखंड में 416 से ज्यादा मदरसे हैं। कासमी ने कहा कि संस्कृत और अरबी दोनों प्राचीन भाषाएं। यदि मौलवी को संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी, तो इससे बेहतर क्या होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी फैसला लिया था कि वो बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देगा, संस्कृत पढ़ाएगा। मदरसों में पहले से ही NCERT पाठ्यक्रम को अपनाया गया है और इसके पॉजिटिव नतीजे सामने आए हैं। इस पहल से राज्य के मदरसों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। राज्य सरकार का मानना है कि ये कदम बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर अवसर बनेगा और उनके शैक्षिक विकास में काफी योगदान देगा। इसके अलावा मदरसों में धार्मिक और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 4 दिवसीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में पंजाब पुलिस, रेड आर्मी और रेलवे समेत 10 बड़ी बड़ी टीमें हिस्सा ले रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और ये कहा कि खेलों से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इस तरह के राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में छोटे खिलाड़ियों को बड़े खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जहाँ राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होने से जब बड़े खिलाड़ी किसी खेल में आते हैं तो उदयमान खिलाड़ियों को उससे एक प्रेरणा मिलती है और वो खिलाड़ी अपने जीवन में बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में सफल होते हैं। दूसरा, खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके अंदर सकारात्मकता, रचनात्मकता, आगे बढ़ने की भावना, अनुशासन को समझना, ये सारी चीज़ें एक ऐसा खेल इसका माध्यम है। और जो सबसे बड़ा इसमें मैंने आपसे कहा कि खेल में कोई खिलाड़ी कितना कमज़ोर खिलाड़ी हो, कभी भी वो हारने के लिए नहीं खेलता। तो जीतने की भावना यानी कि आगे बढ़ने की भावना खेल देता है और इससे निश्चित रूप से बच्चे जहाँ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं वहाँ उनके अंदर जीवन में आगे बढ़ने की एक जील भी पैदा होती है। माननीय वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, और मैच अभी हमारे बीच में शुरू हो चुके हैं, शुभारंभ हो चुका है। आर्मी की टीम है, चंडीगढ़ की टीम है, पंजाब पुलिस है, आयकर विभाग की टीम है और नॉर्थर्न रेलवे है, ईस्टर्न रेलवे है। इस प्रकार देश भर से 10 टीमें टोटल प्रतिभाग कर रही हैं। उनका उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य तो है ही है और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी प्रतिभावान खिलाड़ी देश का नाम रोशन करें। तो आपको स्वयं देखने को मिल रहा है, आप भाई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी क्या है कि आज पहला दिन है तो हमारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं किस तरीके से हैं, वो आपने स्वयं अपने हाथ से देखी। वहीं मसूरी में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में नगर पालिका परिसर में जनता दर्शन, जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 53 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों में प्रमुख समस्याएं अतिक्रमण की थी। आवारा पशु, बंदर, पार्किंग, ओवर स्पीडिंग, वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी हुई शिकायतें सामने आई। अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्याप्त शिकायतों का 1 हफ्ते के भीतर भीतर निस्तारण होना चाहिए। इस स्थिति से उन्हें अवगत करवाया जाना चाहिए कि कितनी शिकायतें खत्म करवा दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अनामिका, पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश ठाकुर सहित जल संस्थान, पेयजल निगम निकाय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कोर्ट्स हमारे जॉइंट सर्वेज हुए थे डिपार्टमेंट्स के, तो उस रिकमेंडेशंस के पश्चात ही ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई। इंक्रोचमेंट में ऑलरेडी हमारे जॉइंट कार्रवाई गतिमान है, सिर्फ उसे इंटेंसिफाई करने की आवश्यकता होती है। वो वन ऑफ इंस्टेंस ना रहकर रेगुलराइज हो, तभी डेटरेंस वैल्यू क्रिएट होता है। तो हमारे विजिट्स का और इंस्पेक्शंस का भी यही पर्पस होता है कि डिपार्टमेंट्स अपने काम ठीक से करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और पब्लिक से हम ग्रीवेंसेस सुन सकें। न सिर्फ मसूरी में हमने ऑलरेडी आप सबसे शेयर किया था कि हमारे जितने भी सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे सभी सर्विसेज को सुगम बनाना, उनको एक्सेसिबल बनाना और गवर्नेंस में पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ही उद्देश्य होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। उधर यूकेडी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली करने जा रही है। इस दौरान यूकेडी सीएम आवास का घेराव करेगी। हरिद्वार प्रेस क्लब में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जानकारी देगी। पत्रकारों से बात करते हुए यूकेडी केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश जुयाल ने कहा, देश के संविधान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में भी मूल निवास की प्रक्रिया बहाल की जाए, जिसका आधार साल 1980 हो। अब तक जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की समीक्षा हो। उत्तराखंड राज्य की परिधि में निवास करने वाले सभी नागरिकों को ये व्यवस्था पालन करनी बहुत अनिवार्य होनी चाहिए, इसे लागू किया जाना चाहिए। वहां पर उन्होंने कहा, देश की सभी हिमालयी राज्यों की भांति उत्तराखंड राज्य में भी अनुच्छेद 371 की विशेष व्यवस्था के अंतर्गत सख्त भू कानून लागू होना चाहिए, इसकी सख्त जरूरत उन्होंने बताई। देखिए, हमारी रैली, क्योंकि इससे पहले हम बार बार कई रैलियां कर चुके हैं और बड़े उससे कि भाई धरने भी दिए, ज्ञापन भी दिए, हमने भूख हड़तालें भी करी, लेकिन अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि वहाँ देवभूमि में तो निश्चित रूप से हमारे भगवान शिव भी कुपित है, शिव नगरी है और जगह जगह जो हर साल बादल फट रहे हैं, नदियों में बाढ़ें आ रही है, तमाम लोग रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि अब शिव जी भी कुपित है। तो हम शिव जी का अपने को प्रतीक मानते हुए इस रैली का नाम हमने तांडव रैली रखा है और इसमें हमारे 5 जरूरी बिंदु हैं। पहला तो देश का एक कानून है, तो मूल निवास अगर पूरे देश में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लागू है? तो हमारे यहाँ की उसकी कट ऑफ डेट तो वर्ष 1950 रखते हुए उत्तराखंड में चाहे मैदानी क्षेत्र है चाहे पर्वतीय क्षेत्र है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उसके बाद सुमन बेरी ने डाम कोठी में अधिकारियों के साथ बैठक की। जनपद में चल रहे कई विकास कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस बैठक के दौरान उन्होंने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए उपायों पर जोर दिया। सुमन बेरी ने आकांक्षित जनपद के विकास के लिए सूचकों की संख्या बढ़ाने, योजनाओं में जरूरी संशोधन करने की बात कही। राज्य के विकास और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनकी स्थिति में सुधार के लिए योजनाओं में सुधार की गुंजाइश पर काम करने की तरफ जोर देने की बात कही। बैठक में परियोजना निदेशक KN तिवारी ने गोवर्धन योजना और मीठी गंगा कार्यक्रमों के उद्देश्य और उनके सकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चयनित जरूरतमंदों और लाभार्थियों को सीएम विवेकाधीन कोष से चेक बांटे गए। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकासनगर स्थित कैंप कार्यालय पर लाभार्थियों को ये चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से क्षेत्र के 65 पात्र परिवारों को चिन्हित किया गया था। उन परिवारों को इलाज और पति की मौत के बाद मदद के तौर पर 4,50,000 रुपए की राशि के चेक बांटे गए। मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्रवासियों से उनकी समस्याओं के हर संभव निस्तारण की बात कही। साथ ही ये भी कहा, बीजेपी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के चहुमुखी विकास के लिए कोशिश कर रही है। क्षेत्रवासियों की समस्याओं के साथ उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। हमारा प्रयास होता है कि कुछ
कमज़ोर परिवारों की बड़े गंभीर संकट होते हैं। किसी के बच्चे की बीमारी का मसला होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सरकारी योजनाएं में बहुत सारी नहीं हो पाती, उन खर्चों को भी उठाने में असमर्थ होते हैं, तो उनका हम चिन्हीकरण करते हैं। कुछ सबसे ज़्यादा मैं ध्यान इस बात का देता हूं कि गरीब परिवारों में बेटियों की शादी का कोई विषय है तो माँ बाप के सामने वो भी एक वो छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी करना मुश्किल होता है। तो बच्चियों की बेटियों की शादी का जिन गरीब परिवारों में स्थिति होती है उनको मैं प्रयास करता हूं कि कोई ना कोई आर्थिक सहायता उनको दी जाए। देहरादून हॉस्पिटल को उपकरण मानव श्रम बढ़ाने की स्वीकृति। बता दें आपको बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, डीएम ने उप जिला चिकित्सालय को क्रय की स्वीकृति दे दी है। 10 लाख कीमत की एनेस्थीसिया ट्रॉली की भी मंजूरी मिल गई है। सख्त निर्देश है, पेशेंट रेफर करने पर कारण लिखना होगा। अगर आप अपने यहाँ से किसी पेशेंट को दूसरी जगह के लिए रेफ़र करते हैं, दूसरे अस्पताल के लिए रेफ़र करते हैं, तो उसके पीछे का ठोस कारण भी आपको उसमें मेंशन करना होगा। बाकायदा प्रॉपर रीज़न देना होगा किस वजह से आपने रेफ़र किया है किसी भी पेशेंट को और किन परिस्थितियों में, कितनी क्रिटिकल उसकी कंडीशन थी जब आपने रेफ़र किया। बिना कारण अगर रेफ़र कर दिया तो सख्त कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। रेफरल सेंटर ना बने, उपकरण की ज़रूरत है तो तत्काल प्रस्ताव दे। अगर आपके पास मशीनों की कमी है, उपकरणों की कमी है, आपके पास सुविधाओं की कमी है, जो कि ट्रीटमेंट में ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी कमी है, ऐसे में आपको तुरंत प्रस्ताव देना चाहिए ताकि उस दिशा में काम हो सके, उन कमियों को दूर किया जा सके। उपकरण मानव श्रम बढ़ाने के लिए तुरंत फंड दिए जाएंगे। डीएम की तरफ से यानी कि जिलाधिकारी की तरफ से ये साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप कहीं भी किसी और अस्पताल, किसी और सेंटर पेशेंट्स को रेफर नहीं करेंगे तो प्रॉपर रीजन आपको देना पड़ेगा। और अगर बिना कारण के ही यूं ही रेफर कर दिया उपकरणों की कमी के चलते या फिर मानव श्रम यानी कि प्रॉपर स्टाफ की कमी के चलते, तो उसके लिए आपको फिर एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। आपके ऊपर गाज गिर सकती है, सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उसका पूरा ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रेगुलेशन टूरिज्म बोर्ड देख रहा है, हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। आपके जो भी सजेशंस हैं उनको हम ज़रूर टेकअप कर लेंगे डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। देखिए, हमें कहीं पे बैलेंस करना पड़ता है कि वो हमारी हेरिटेज जगह है, सो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के बीच में है, सो उसका जो स्वरूप है वो मेंटेन भी रहे, कंजर्व्ड रहे, प्रिजर्व्ड रहे और साथ ही साथ टूरिस्ट इसको एंजॉय भी कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें। अगर कहीं पे कोई इरेगुलरिटी लग रही है या कहीं पे कोई ग्रोटेस्क हमारा अरेंजमेंट लग रहा है तो उसको कंसल्ट करके रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास कोई भी सुझाव आते हैं तो हम उनको डेवलपमेंट बोर्ड के समक्ष जरूर प्रस्तुत करें। हरिद्वार में गंगा बंदी किए जाने के बाद हर की पौड़ी के पास बहने वाली गंगा की जो धारा थी वो सूख गई है। इससे यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग सा दिखाई दे रहा है। गंगा के बीच रेत में रेलवे लाइन भी नजर आने लगी है, जो इस समय वहाँ चर्चा का विषय बन गई है। जी हाँ, आप भी देखिए ये तस्वीरें। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर ये ट्रैक लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा कर रहा है। लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इनके वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर आकर फोटो खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करके तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। मगर हरिद्वार के पुराने जानकार बताते हैं कि 1850 के आसपास गंगा नहर के निर्माण के दौरान इन ट्रैक पर चलने वाली रेलगाड़ी का इस्तेमाल निर्माण सामग्री ढोने के लिए किया जाता था। अब जो कि यहाँ पर पानी कम हुआ है तो ये ट्रैक इस तरह से अब दिखाई देने लगा है। भीमगौड़ा बैराज से डाम कोठी तक डैम और तटबंध बनाए जाने का काम पूरा होने के बाद अंग्रेज अफसर निरीक्षण करने के लिए इन्हीं ट्रैक्स पर गाड़ियों से आया करते थे। इन गाड़ियों का यहाँ इस ट्रैक के थ्रू इस्तेमाल किया करते थे और ये ट्रैक अब दिखाई देने लगा है, जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न होती हुई लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आकर यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नहर लॉर्ड डलहौजी का एक बड़ा ही प्रोजेक्ट था जो 1848 से लेकर 1856 तक यहाँ पर रहे और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के जो सूत्रधार थे
जितने भी उद्योग धंधे हैं और अन्य तमाम चीज़ें, रेलवे है और आपका टेलीग्राम है, पोस्ट ऑफिस है, ये तमाम चीज़ें जो लेकर के आए वो वही व्यक्ति लेकर आए जिनको हम लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं। ढुलाई के लिए इस्तेमाल की जाती रही होगी, क्योंकि इससे कोई सोर्सेज इस तरीके से इतिहास में प्राप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा मिलती है। ये जो हाँ, रुड़की में क्या हुआ था, रुड़की में पिरान क्लियर तक 1851 में जो शुरुआत हुई थी ट्रेन की हुई, लेकिन पहली ट्रेन का जो श्रेय है वो रुड़की और पिरान क्लियर को न मिल के दुर्भाग्य से वो आपको मुंबई और ठाणे जो थी उस ट्रेन को मिला। निर्माण सामग्री लाने के लिए सरिया, लोहा, सीमेंट आदि अन्य सामग्री लाने के लिए ये एक ट्रैक बिछाया गया था और जिसको एक ट्रॉली के जरिए जो मानव द्वारा संचालित होती थी, धक्का देकर ही लाया जाता था। तो ये बनाई गई थी ताकि निर्माण सामग्री को निर्माण स्थल तक आसानी से पहुंचाया जा सके। और जब ये 1850 के आसपास जब ये निर्माण कार्य पूरा हो गया हमारा, तो उसके बाद फिर इसको अंग्रेज अफसर जब समय समय पर गंग नहर का, भिंगोड़ा बैराज का, अन्य जो हमारे यहाँ सिंचाई के बड़े प्रकल्प हैं उनका निरीक्षण करने आते थे, तब इसका वो प्रयोग करते थे, इस पर बैठकर जो है सवारी करते थे। तो लेकिन धीरे धीरे जब बाईपास बना, हरिद्वार बाईपास बना, का निर्माण हुआ, भिंगोड़ा बैराज का स्वरूप। उत्तराखंड में जहां एक तरफ अपराध के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया कि प्रदेश में अब अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने के मुताबिक 2022, 2023, 2024 के आंकड़े उठाकर देखें तो मर्डर और लूट की घटनाओं में कमी आई है। आईजी नीलेश आनंद के मुताबिक ऐसा संभव नहीं कि कहीं पर भी जीरो क्राइम कर दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने इस बात पर जरूर जोर दिया कि पिछले 3 सालों में क्राइम की फिगर की बात करें तो 2024 में ये आंकड़ा पहले के सालों के मुकाबले काफी हद तक कम हुआ है। नहीं, आप स्पेसिफिक बात करिए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ऐसा तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि एक भी घटना ना हो और कोई जीरो क्राइम हो। ऐसा तो वर्ल्ड में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप स्पेसिफिक बात करिए कि कहीं के कोई क्राइम के फिगर, अगर हम 3 साल के फिगर्स देखें 2022, 23 और 24 के, तो आपको निश्चित तौर पे 2024 में मर्डर में कमी आई है, डकैती में कमी आई, जो हमारे टॉप 4 क्राइम होते हैं। तो आप क्राइम का एनालिसिस करें, क्राइम फिगर्स का एनालिसिस करें। हम लोग जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसकी बात करते हैं। तो आप आंकड़ों के साथ आए मेरे साथ पास और आंकड़ों के साथ बात करें। हरिद्वार के पवित्र हर की पैड़ी क्षेत्र में मांस पकाने को लेकर एक गंभीर विवाद सामने आया है। ये घटना तब सामने आई जब एक खोखा स्वामी द्वारा मांस पकाए जाने की जानकारी तीर्थ पुरोहितों को मिली। धार्मिक स्थल के नजदीक मांस पकाने से आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिस दौरान उन्होंने खोखा स्वामी की पिटाई कर दी। विरोध के बढ़ने के बाद जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पर इन्हें समझाने की कोशिश की, बीच बचाव का प्रयास किया, तो उसे भी डंडों से मारा गया, जिससे वो घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल स्थिति को संभालती हुई मामले में तफ्तीश की बात कहती हुई। वहीं अल्मोड़ा नगर के चीना खान में पिछले कई समय से तेंदुए का आतंक मचा हुआ है, जिससे नगर के 2 लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। जो वन विभाग द्वारा क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया है, लोगों का कहना है जल्द से जल्द वो पकड़ा जाना चाहिए ताकि इस आतंक का खात्मा हो सके। आतंक का पर्याय बन चुका तेंदुआ आज सुबह ही पिंजरे में फंस गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। जब तक वो फंसा नहीं था, लोग आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर थे। अब चूंकि तेंदुआ पकड़ लिया गया है, तो लोगों ने राहत की सांस ली है। और स्थानीय निवासी मनोज सनवाल के मुताबिक अभी भी इलाके में 2 तेंदुए और है, तो अभी भी इस कार्रवाई को आगे फॉरवर्ड करने की बात स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है। ये मांग स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है। बाकी के दोनों तेंदुओं को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, जंगल में छोड़ा जाना चाहिए। मिशन कंपाउंड में अक्सर यहाँ पर बाघ जिस जगह पर ही पकड़ा गया, यहीं पर ये आते थे, 2-3 बाघ हैं और यहीं पर गुर्राते थे। तो हमने वन विभाग से प्रार्थना करी कि यहाँ पिंजरा लगाया जाए। रेंजर साहब ने हमारी बात सुनी और यहाँ पर पिंजरा लगाया गया और आज सुबह ये बाघ इसमें पकड़ा गया। ये बाघ ने यहाँ दहशत कर रखी थी। अब इसका उदाहरण रामलीला जब यहाँ पर हुई तो रामलीला में क्राउड बहुत कम आने लगा, क्योंकि रात को जब बाघ आता था तो लोग डरते थे या मोहल्ले के लोग दहशत के कारण घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज यहाँ सबको सुकून मिला हुआ है, लेकिन यहाँ 3 बाघ हैं
अभी पिंजरा और लगना चाहिए जिससे दूसरे बाघ भी पकड़े जाएं और यहाँ पर शांति रह सके। पिछले कई महीनों से चीना खान और आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैला रखी थी और रात के समय विचरण कर रहा था। 2 दिन पूर्व यहाँ वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाया गया मिशन कंपाउंड की क्षेत्र में और आज प्रातःकाल ये सूचना मिली कि पकड़ा गया। इसके लिए हम वन विभाग का धन्यवाद करते हैं क्योंकि लोगों को इससे काफ़ी दहशत हो रही थी और उनका घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। हम पुनः वन विभाग। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।